हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर कोमल बहल। आज हम स्टार्ट करेंगे चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 6 प्रमेय चिकित्सा। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में से ऑलरेडी आ चुके हैं, तो लाइन टू लाइन कम से कम टाइम में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। एंड दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे जो लेक्चर्स हैं उसके नोटिफिकेशंस ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन पे मिलते रहें, क्योंकि हम पूरे एंटायर बीएमएस का जो सिलेबस है वो स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहे हैं। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए चरक पूर्वार्ध यानी कि चरक वॉल्यूम 1 पर, जिसमें हमने सूत्रस्थान, निदान, विमान, शरीर एंड इंद्रिय स्थान कवर किया है चैप्टर टू चैप्टर, एक एक चैप्टर में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्सिमम क्वेश्चन सेपरेट करके एक ऑनलाइन एमसीक्यू बुकलेट बनाई है। अगर आपको वो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, 200 रुपये में हम लोग आपको वो पीडीएफ दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमेय चिकित्सा चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 6। प्रमेय का मतलब क्या होता है? प्र मतलब कि उपसर्ग पूर्वक एंड मिहि मतलब कि शरणे धात। तो प्रमेय का मतलब आप बस इतना याद रखिए, प्रभूत मात्रा में विकृत आविल मूत्र का निकलना, ठीक है। और इसका निदान सबको पता है। जो श्लोक आता है आस्य सुखम स्वप्न सुखम करके ये श्लोक है, और लास्ट में एक शब्द आता है ग्राम्य उदक अनुप्रसा, ठीक है। अनुप्रस जो है ग्राम्य भोजन वगैरह का सेवन करना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ये सब प्रमेय का निदान है। और ग्राम्य उदक अनुप्रसा ये मैंने शब्द क्यों बताया है, क्योंकि अगर हम इसका एक पॉइंट आता है कि कफज शिरोरोग में देखें तो उसके निदान में भी यही सेम श्लोक है, बस उसमें ग्राम्य शब्द नहीं आता। बाकी सारा श्लोक कफज शिरोरोग में भी सेम है निदान के रूप में। एंड इसके अलावा जो योग रत्नाकर में अध्व शोष की चिकित्सा है उसमें भी यही श्लोक आता है, आस्य सुखम स्वप्न सुखम एंड भृंगनीय चिकित्सा उपक्रम, ये सब करना चाहिए, ठीक है। और कफज प्रमेय की संप्राप्ति, देखिए निदान का सेवन हुआ और तीनों दोष जो है वात पित्त कफ कुपित हो गए और वो मूत्राशय में जाकर मूत्र को दूषित करके प्रमेय की उत्पत्ति करते हैं। सिंपली बस इतना ही आप सामान्य संप्राप्ति जो है वो याद रखिए। और आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, तत्र आविल प्रभूत मूत्रम लक्षणम, प्रभूत मात्रा में आविल मूत्र का निकलना। देखिए प्रमेय में पॉलीयूरिया यानी कि प्रभूत मूत्रता होती है। अगर मैं प्रभूत मूत्रता कहूँ तो पॉलीयूरिया और कौन कौन सी व्याधि में होती है? बहुमूत्रता आमवात में, आसन्न प्रसव में एंड आमज ज्वर में होती है, ठीक है। तीनों अ से स्टार्ट होते हैं, आमवात, आसन्न प्रसव एंड आमज ज्वर। नेक्स्ट ये है कि जो वातज प्रमेय होता है वो असाध्य होता है, पित्तज जो है याप्य है एंड कफज प्रमेय साध्य होता है। वातज प्रमेय को समक्रियत वात भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें दोष और दूष्य तुल्य रहते हैं। मेद जो है दूष्य है, दोष कफ है, तो समक्रियतवाद सेम चिकित्सा से दोनों का शमन होता है। तो कफज प्रमेय इस समक्रियतवाद, पित्तज प्रमेय इस विषमक्रियतवाद एंड वातज प्रमेय को हम महाआत्ययिक वात भी बोलते हैं, जो महाविनाशकारी होता है, क्योंकि इसमें ओज इन्वॉल्व होता है, ओज का क्षय होने लगता है। मूत्र के साथ सारभूत धातुएं भी निकल जाती हैं, ठीक है। तो एक श्लोक था जिसमें मैंने कल ही एक एपिसोड जो अपलोड किया था उसमें क्वेश्चन फॉर्म में एक श्लोक आया था कि न च तुल्य गुणों दोष दुष्य प्रकृति भवेद करके, ये कौन से टाइप की व्याधि के लिए कहा गया है? तो ये सुख साध्य व्याधि के लिए कहा गया है। ये हरियाणा 2006 में ये क्वेश्चन आया था। इसका मतलब ये है कि दोष दूष्य ऋतु प्रकृति ये सब जब तुल्य ना हो, सेम ना हो, तभी रोग सुख साध्य होता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है, सम दोष दूष्य, जहाँ दोष और दूष्य तुल्य हो, सेम हो, तब भी रोग साध्य माना गया है। कौन सा रोग? प्रमेय। और इसी तरह से तुल्य ऋतु और दोष, ऋतु और दोष तुल्य होने पर कौन सा रोग साध्य माना गया है? ज्वर। ये दोनों एक्सेप्शंस हैं। तुल्य दोष दूष्य प्रमेय एंड तुल्य दोष ऋतु ज्वर, ये दोनों साध्य होते हैं। और एक और चीज़ थी कि जो मैंने आपको मैं अभी आपको नेक्स्ट इसमें बताऊंगी गुल्म वाले चैप्टर में, कि जो रक्तज गुल्म होता है वो 10 महीने बाद उसकी चिकित्सा की जाती है। जितना पुराना होता है उतना साध्य होता है। इसमें ये एक्सेप्शन है, क्योंकि
यूजुअली हमने देखा है कि व्याधियाँ जितनी पुरानी होती हैं, क्रॉनिक होती हैं, वो असाध्य की तरफ जाती हैं, लेकिन जो रक्तज गुल्म है एक्सेप्शनली अगर पुराना होता है तो वो साध्य माना जाता है। पुराणत्वम सुख साध्य लक्षणम, दैट इज़ रक्तज गुल्म। और इसके बाद है कि प्रमेय के 10 दूषे बोले गए हैं, 6 धातुएं हैं, ओज अम्बु वसा लसिका, ठीक है। और प्रमेय के दूषियों में से कौन सी धातु नहीं आती है? इसका आंसर है अस्थि। अस्थि धातु नहीं आती। और मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि आचार्य चरक ने सुश्रुत ने वाग्भट जी ने प्रमेय के क्या टाइप्स बताए हैं, क्या डिफरेंस है। देखिए, आचार्य चरक ने जो प्रमेय के टाइप्स बताए हैं वो है सांद्र में, सांद्र प्रसाद, शुक्ल में, शीत में, सिक्ता में, शनैर में एंड लाला में, ठीक है। तो आपको याद ये रखना है कि आचार्य सुश्रुत ने सांद्र प्रसाद की जगह सुरा में बताया है एंड वाग्भट जी ने भी सेम बताया है। और शुक्ल में की जगह पिष्ट में बताया है एंड वाग्भट जी ने भी सेम बताया। और शीत में की जगह फेन में बताया है, बट वाग्भट ने शीत में ही इसका नाम रखा है, ठीक है। तो सांद्र प्रसाद की जगह सुरा में, शुक्ल की जगह पिष्ट में और शीत की जगह फेन में, ठीक है। और इसके अलावा जो पित्तज प्रमेय में अगर हम देखें तो आचार्य चरक ने काल में बताया है, तो सुश्रुत जी ने अम्ल में बताया है, वाग्भट जी ने भी काल में बताया है, बाकी सब सेम है। और जो डिफरेंशियल पॉइंट एक वातज टाइप के प्रमेय में है वो क्या है कि जहाँ आचार्य चरक ने मज्जा में बताया है वहीं पे आचार्य सुश्रुत ने वाग्भट ने सर्पी में कहा है, मज्जा में की जगह, ठीक है। तो प्रमेय जो है आपको ये याद रखना है कि 20 तरह के होते हैं, इसके दूष्य 10 होते हैं, दोष 3 होते हैं, वात पित्त कफ। कफज प्रमेय जो 10 तरह का होता है वो क्या है? एक तो उदक में, जिसमें मूत्र जो है उदक के समान जल के समान होता है। जब इक्षु के समान मूत्र होता है दैट इज़ इक्षु में, घड़े के गाढ़ा मूत्र होता है, जब मूत्र गाढ़ा होता है दैट इज़ सांद्र में, और ऊपर का भाग गाढ़ा नीचे का ऊपर का स्वच्छ एंड नीचे का भाग गाढ़ा होता है दैट इज़ सांद्र प्रसाद। सफ़ेद रंग का है तो शुक्ल में, नाम ही ये सारे अपने आप में बताते हैं कि क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं यूरिन के। और शुक्र में मतलब शुक्र मिश्रित मूत्र होता है। शीत में कि मूत्र शीत और शीतल होता है। शनैर में मतलब कि शनैर धीरे धीरे निकलने वाला। और लाल मूत्र होता है, लार के समान मूत्र होता है दैट इज़ लाल में। एंड बालू के समान, रेत के समान जब मूत्र होता है दैट इज़ सिक्ता में। और इसके अलावा उदक में 2 तरह के होते हैं, एक स्थायी उदक में एंड एक अस्थायी उदक में। जो स्थायी उदक में है उसमें मॉडर्न एस्पेक्ट क्या आ जाता है? डायबिटीज़ इंसिपिडस, पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर एंड हाइपरटेंशन। जबकि जो अस्थायी उदक में है उसमें बहुमूत्रता क्यों होती है? यूरिनेशंस जो है ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो अस्थायी उदक में जो है उसमें बहुमूत्रता डायबिटीज़ के कारण नहीं होती है, अदर रीजंस की वजह से होती है, जैसे कि डायूरेटिक मूत्रल औषधियाँ, अल्कोहल, टी, कॉफ़ी का ज़्यादा प्रयोग करने से। जबकि स्थायी उदक में डायबिटीज़ इंसिपिडस हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। एंड इसके बाद इक्षु में जहाँ पे मूत्र का जो इक्षु के समान गंध वर्ण टेस्ट होता है, टेस्ट तो क्या मैं कहूँगी, टेस्ट थोड़ा करके देखेंगे, तो इक्षु के समान उसके गुण होते हैं, तो उसको एलिमेंट्री ग्लाइकोस्यूरिया कहते हैं। और सांद्र में जिसमें मूत्र गाढ़ा होता है दैट इज़ फॉस्फेट्यूरिया। और शुक्ल में एल्ब्यूमिनूरिया एंड शुक्र में दैट इज़ पर्मेट्यूरिया। सिक्ता में लिथूरिया, लाला में एल्ब्यूमिनूरिया। तो लाला में एंड शुक्ल में इज़ एल्ब्यूमिनूरिया। तो जस्ट फॉर योर नॉलेज ये मैंने आपको बता दिया है। तो आगे है क्षार में, जहाँ पे क्षार जल समान मूत्र होता है। काल में काला मूत्र, नील में, हरिद्र में, मंजिष्ठा में तो सेम वर्ण के मूत्र होते हैं। लोहित में हेमेचूरिया को कहते हैं एंड क्षार में को एल्किन्यूरिया भी कहते हैं, ठीक है। और वातजन्य में ये 4 प्रकार के होते हैं वातजन्य प्रमेय। मज्जा में, ओज में, वसा में, लसिका में। देखिए मज्जा, ओज, लसिका, वसा। तो जो ओज में है इसको मधु में आचार्य चरक ने निदान स्थान चैप्टर नंबर 4 में बोला है एंड लसिका को हस्ती में भी निदान 4 में बोला है, ठीक है। मज्जा, ओज, वसा, लसिका। ओज को मधु में बोला है, लसिका को हस्ती में बोला है, ठीक है। एंड
जो ओज में है इसको शौद्र में भी कहते हैं, मधु में भी कहते हैं। ये आ जाता है टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंडर। एंड सामान्य रूप क्या होते हैं, सामान्य पूर्व रूप क्या होते हैं? सामान्य पूर्व रूप यही है कि केश नख की वृद्धि होती है, मधुरम आस्य, मुख का जो स्वाद है वो मधुर हो जाता है, करपात दाह, हाथों पैरों में जलन, सुखपूर्वक शयन आसन पर बैठने की इच्छा होनी, ठीक है। तो ये सारे इसके जो है स्वेदो अंग गंध, ये सारे इसके पूर्व रूप हैं। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि मूत्र पर चींटियाँ आ जाना, ये भी इसका पूर्व रूप है। नेक्स्ट इसकी जो प्रमेय पीड़ित रोगी होता है, अगर वो स्थूल है, बलवान है, तो उसको संशोधन चिकित्सा करनी चाहिए। एंड कृश है तो भृंगण चिकित्सा करनी चाहिए। प्रमेय पीड़ित से बलवान रोगियों में जब हम स्नेहन के बाद संशोधन करते हैं तो उसके बाद हमेशा आपको संतर्पण ही देना होता है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि हमने स्नेहन किया, स्नेहन के बाद उसका संशोधन किया, संशोधन के बाद उसमें जो है उसके शरीर में लघुता आ गई, मतलब वायु थोड़ा सा बढ़ गया है। और ऊपर से अगर हम अपतर्पण कराएंगे तो उसका वायु और ज़्यादा प्रकोपित हो जाएगा, और प्रकोपित होके आपको पता है वात प्रकोपित होता है तो गुल्म भी उत्पन्न हो सकता है, धातु क्षय हो सकता है, लिंग वस्ती में वेदना, मूत्र में रुकावट, ये सब चीज़ें वायु जो है प्रकोपित होकर कर सकता है। और कृश में जब शमन चिकित्सा देते हैं, शमन चिकित्सा के बाद हमें सत्तू, यव का चूर्ण और लघु आहार, अवलेह कषाय, ये सब देते हैं। तो आपको मेन ये याद रखना है कि स्थूल है, बलवान है, संशोधन के बाद संतर्पण चिकित्सा दी जाती है, ठीक है। अपतर्पण कभी नहीं देना क्योंकि वायु प्रकोपित हो जाती है। क्वेश्चन भी आया हुआ है क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है। आई थिंक आपको आज ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा एंड आपका कोई भी एमसीक्यू इस पॉइंट के रिलेटेड अब से गलत नहीं होगा। अच्छा, मांस यूज़ करना हो तो, मांस का प्रयोग करवाना हो तो ऑब्वियसली जांगल पशु मांस रस, क्योंकि हमने निदान में भी ये पढ़ा था कि अनूप मांस का सेवन करने से प्रमेय रोग की उत्पत्ति होती है। तो जांगल पशु मांस रस का सेवन, यव का भात, आहार में मूंग दाल का यूज होता है, तिक्त द्रव्यों की शाक, पुराने चावल, तेल में सरसों का तेल, दंती, इंगुदी एंड अलसी का तेल। तो पुराने चावल, साठी चावल, जौ का आटा, यव प्रधान भोजन, ये याद रखिए। पुराना गुड़, और कफज प्रमेय में वमन, पित्तज प्रमेय में विरेचन, ये आपको पता ही है। एंड सामान्य प्रमेय नाशक योग कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले है आंवले रस में मधु और हल्दी मिलाकर, बहुत सिंपल योग है, घर पे भी डेली यूज़ कर सकते हैं। और प्रमेय नाशक जो योग हैं, कफज प्रमेय नाशक 10 योग है, पित्तज प्रमेय नाशक भी 10 योग है, ये संख्या याद रखिए। और अगर हमने वातज प्रमेय किसी रोगी को हुआ है, उसमें हमने स्नेह का प्रयोग करवाना है, उसमें भी 2 कंडीशंस हैं। अगर वात के साथ पित्त का अनुबंध है तो हमने उसको जो है कषाय योगों से सिद्ध घृत देना है, जबकि कफ का अनुबंध है वात के साथ तो कषाय रोगों से सिद्ध तैल देना है। तो इस प्रकार से वातज प्रमेय में पित्त और कफ का अनुबंध देकर हमने घृत और तैल का प्रयोग करवाना है। त्रिकंटक आदि स्नेह जो है ये भी प्रमेय में यूज़ होता है। अच्छा, मधु जो है वो प्रमेय, हनी प्रमेय के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी बताया गया है, लेकिन हम लोग तो यही कहते हैं ना कि उससे और ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। तो उसमें आचार्यों ने क्या रीज़न दिया है कि मधु जो है 4 प्रकार का होता है, लेकिन शौद्र जाति, अलग अलग जातियों का मधु होता है, ठीक है। अलग अलग मधुमक्खियों का जो जातियाँ होती हैं वो अलग अलग प्रकार के 4 मधु बनाती हैं। तो उसमें शौद्र जाति का जो मधु होता है वो प्रमेय के लिए बेस्ट है, ये याद रखिए। और बाकी जो है फलत्रिक आदि प्रमेय में यूज़ होता है, फलत्रिक आदि क्वाथ जो है प्रमेय में यूज़ होता है। इसमें फलत्रिक से ही आप एक गैस लगा लेंगे कि इसमें त्रिफला होता है। बाकी दारू, हरिद्रा, इंद्रायण, नागरमोथा, हल्दी का कल्क। हल्दी और आंवला जो है प्रमेय में काफ़ी अच्छे माने गए हैं, ऑलमोस्ट बेस्ट माने गए हैं, ठीक है। तो फलत्रिक आदि में त्रिफला, दारू हरिद्रा, इंद्रायण, नागरमोथा एंड हल्दी का कल्क। लोध्र आसव या मध्व आसव, ये भी प्रमेय में यूज़ होता है। प्रमेय के साथ किलास में, कुष्ठ में, ये स्किन डिसऑर्डर्स में भी यूज़ होता है। कफज, पित्त कफ में भी यूज़ होता है एंड ग्रहणी में भी यूज़ होता है, ठीक है। प्रमेय में पित्त कफ स्पेशली एंड किलास, कुष्ठ एंड ग्रहणी, याद रखिए। लोध्र आसव एंड मध्व आसव, जबकि मध्व अरिष्ट जो है या फिर मधुक आसव जो है ये कफज ग्रहणी में यूज़ होता है। मध्व आसव इन प्रमेय एंड मध्व अरिष्ट मधुक आसव, ठीक है, ये दोनों कफज ग्रहणी में। दंते आसव प्रमेय में यूज़ होता है, जबकि दंते अरिष्ट अर्श में यूज़ होता है। ये फ़र्क समझिए और इसको याद रखिए।
एंड इसके अलावा जो योग दिया गया है द्राक्षा अरिष्ट, ठीक है, तो ये इसमें प्रयोग होता है। यव का प्रधान रूप से प्रयोग करें, मैं बार बार इसमें रिपीट मैंने ये किया है पॉइंट। एंड मूंग आंवला का नित्य सेवन करें, हल्दी का भी नित्य सेवन कर सकते हैं। अपतर्पण जो है वो कब करवाना चाहिए, जब कफ दोष जो है वो बहुत ज़्यादा प्रकोपित हो और क्लेद बढ़ गया हो बॉडी में, तो फिर अपतर्पण चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है। कफ और पित्त प्रमेह दोनों में अपतर्पण वैसे जो है एडवाइजेबल है, तो मेनली कफ दोष का ये बताया है, तब अपतर्पण करनी चाहिए। वैसे आप गैस भी कर लेंगे खुद ही। और इसके अलावा देखिए अष्टांग हृदय में वाग्भट जी ने क्या कहा है कि जो आवरण जन्य प्रमेय है वो कष्ट साध्य होता है, जबकि धातु क्षय जन्य प्रमेय जो होता है वो असाध्य होता है। और बिना प्रमेय के पूर्व रूप हुए हल्दी के समान मूत्र अगर निकलता हो तो प्रमेय नहीं होता। ये डिफरेंशियल डायग्नोज है। देखिए हमने प्रमेय में मेनली मूत्र, बहुमूत्रता, आविल मूत्रता, प्रभूत मूत्रता, ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, पॉलीयूरिया, ठीक है। लेकिन जैसे कि अगर मूत्र का जो अलग अलग टाइप्स के प्रमेय में, जैसे कि पित्तज प्रमेय में हमने अलग अलग टाइप्स के मूत्र का कलर अलग अलग देखा है कि नील में नीला मूत्र, हरिद्र में हल्दी मूत्र, और मंजिष्ठा में मंजिष्ठा समान मूत्र। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि अगर आपको हल्दी के समान कलर का मूत्र दिखता है रोगी का, ठीक है, तो आप ये नहीं समझेंगे कि वो प्रमेय है, ठीक है। भले ही हमने हरिद्रा वर्ण का मूत्र पित्तज प्रमेय में पढ़ा है, बट हम इसका डायग्नोस प्रमेय नहीं करेंगे, क्योंकि हमें रोगी में सिर्फ हल्दी वर्ण का मूत्र दिख रहा है, लेकिन प्रमेय के और पूर्व रूप हमें उसमें नहीं दिख रहे हैं। तो हम उसको ये कह सकते हैं कि उसको रक्त पित्त का रोग हो सकता है, ना कि प्रमेय, क्योंकि प्रमेय के और पूर्व रूप नहीं है उसमें, ठीक है। और इसी तरह से सापेक्ष निदान में क्या हम कहेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजंस हम अलग अलग टाइप्स के प्रमेय का डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मूत्र जो है मधुर है, पिच्छिल है, ठीक है, मधु के समान दिखाई पड़ता है, तो वो प्रमेय है, ठीक है, इंक्लूडिंग द पूर्व रूप, कि पूर्व रूप भी पेशेंट में प्रेजेंट है, ठीक है, और मूत्र भी इस तरह का है, तो वो प्रमेय है। लेकिन प्रमेय कौन सा है ये डिपेंड करता है निदान पे। यदि धातु दोष दूष्य के क्षय से ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो वात जन्य प्रमेय है। यदि संतर्पण आहार विहार से पेशेंट अगर उसमें ऐसे लक्षण आ रहे हैं, पेशेंट अगर आपको काफ़ी ओबेस दिखता है, मोटा दिखता है, संतर्पण आहार विहार के सेवन से आपको लगता है, और उसकी हिस्ट्री पूछने पर भी आपको लगता है कि ये सारे सिम्टम्स आए हैं, दैट इज़ कफ जन्य प्रमेय। तो सापेक्ष निदान, अलग अलग डिफरेंशियल निदान के बेसिस पर भी हम लोग अलग अलग डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है। और आई होप आपको कोई जो है कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा पित्तज प्रमेय जो है यहाँ पे बताया है, ये आपको पहले ही पता है। वातज जो है असाध्य एंड पित्त कफज जो है वो साध्य बताया है। बट इसमें एक चीज़ और बताई है कि यदि मेद धातु अधिक दुष्ट ना हुई हो तो पित्तज प्रमेय जो है साध्य भी हो सकता है, बट आपको फर्स्ट चॉइस यहाँ पे ही मानना है। और प्रमेय में कुलज विकार, हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स, देखिए बीज दोष में के कारण जो प्रमेय होता है वो है सहज प्रमेय या मधुमेह, ये टाइप 1 डायबिटीज़ में आ जाता है एंड इट इज़ असाध्य, ठीक है। और इसके बाद अगर प्रमेय पीड़िका हम जो है वो पढ़नी है तो हम आप चरक सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 17 का जो मेरा एपिसोड है वो देख सकते हैं। उसमें डिटेल में सारा लाइन टू लाइन प्रमेय पीड़िका के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। उस एपिसोड को सुनिए, चंद मिनटों में ही वो एपिसोड सुन के आपको पूरा वो चैप्टर रट जाएगा, क्योंकि हमारे जो लेक्चर्स होते हैं उसकी खासियत ही यही होती है कि हम लोग कम से कम टाइम में लाइन टू लाइन पूरा चैप्टर पढ़ाते हैं। ये भी बताते हैं कि क्या क्वेश्चन का पैटर्न हो सकता है, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं या आने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों ये एपिसोड आई होप आपको यूज़फुल लगा हो। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए चरक चिकित्सा वॉल्यूम 1 पर 200 रुपये में हम आपको एमसीक्यू पीडीएफ क्वेश्चन बैंक ऑनलाइन बुकलेट आपको दे देंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एंड वीडियो देखने सुनने के लिए धन्यवाद। इसको 2-3 बार सुनिए, तब जाके आपको ये चैप्टर रट जाएगा। थैंक यू सो मच।